बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आयरन एसे या जिसको हम कहते हैं आयरन प्रोफाइल टेस्ट। ठीक है, तो आयरन एसे या आयरन प्रोफाइल टेस्ट एक कंप्लीट प्रोफाइल, आयरन का प्रोफाइल हम बॉडी में देखते हैं। कंप्लीट आयरन हम देखते हैं जिसमें सेचुरेशन, फेरेटिन, ट्रांसफेरिन, सेचुरेटेड आयरन, अनसेचुरेटेड, टोटल TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये सब कुछ जब हम आयरन का चेक करते हैं तो इसको हम कहते हैं आयरन एसे या प्रोफाइल, आयरन प्रोफाइल टेस्ट इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो हर एक लेक्चर में, मतलब इस वीडियो लेक्चर में जब हम बात करेंगे ना, तो हम मोस्टली आयरन टेस्ट, ट्रांसफेरिन, फेरेटिन, आयरन सेचुरेशन, अनसेचुरेशन, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, तो ये तकरीबन इस आयरन प्रोफाइल टेस्ट में आपके पास ये 5 टेस्ट मोस्टली इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये 5 टेस्ट। अब इन 5 टेस्ट के बारे में पढ़ना और बॉडी में इन 5 टेस्ट का अंदाज़ा लगाना कि आपके बॉडी में कितना आयरन मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं आयरन प्रोफाइल टेस्ट। सबसे पहले इस पहले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आयरन टेस्ट के हवाले से। ठीक है, फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफेरिन, जिसको हम कहते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, और फिर इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम फेरेटिन, और फिर आयरन सेचुरेशन, और लास्ट में अनसेचुरेशन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट के हवाले से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयरन टेस्ट या जिसको हम कहते हैं सीरम आयरन टेस्ट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा टेस्ट होता है? अब याद रखिएगा कि ये आपके पास हेमाटोलॉजी का एक टेस्ट है जिसमें हम मोस्टली आयरन के अमाउंट को मैयर करते हैं, यानी आयरन के मिकदार को बॉडी में मैयर करते हैं। ठीक है, ब्लड या सीरम में उसको जब हम मैयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं आयरन या सीरम आयरन टेस्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि ये जो आयरन टेस्ट होता है ये मोस्टली हम बॉडी में इसलिए मतलब ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम आयरन की कमी या आयरन की ज़्यादा होना या आयरन का कम होना बॉडी में ये डायग्नोस करें। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आयरन का डिफिनीशन है। थर्ड पॉइंट में आयरन असल में है क्या चीज़, ये समझना भी ज़रूरी है। तो आयरन आपके पास एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है, ये इसका केमिकल सिंबल है। ठीक है, जो कि मोस्टली हेमोग्लोबिन को बनाने में एक मेन रोल अदा करता है RBC के लिए। आप लोगों को पता है कि जो हेमोग्लोबिन हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो आपके पास रेड कलर पिगमेंट्स होता है जो कि मोस्टली ऑक्सीजन को कैरी करता है, और इसको बनने के लिए आयरन और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयरन है वो क्या करता है, वो हेमोग्लोबिन के बनाने में एक मेन रोल अदा करता है जो कि RBC में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इस आयरन के बारे में बात करें कि ये मोस्टली कौन से ब्लड के कौन से पोर्शन में ज़्यादा होता है। तो जब आपके पास ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो ब्लड क्लॉट होने के बाद ब्लड का जो सीरम पोर्शन होता है जो कि मोस्टली प्रोटीन रिच पोर्शन होता है, मोस्टली लिक्विड इन फॉर्म होता है, तो वो आपके पास अंबर कलर का होता है, मतलब येलोइश कलर का होता है। इतना येलोइश नहीं, लाइट येलोइश कलर का होता है। तो उसमें आपके पास ज़्यादा मिकदार में आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो ये था आयरन टेस्ट या आयरन के हवाले से थोड़ी बहुत जानकारी। नेक्स्ट हमारे पास है आयरन टेस्ट जब हम करेंगे तो इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आयरन टेस्ट के लिए हमें ह्यूमन किट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये ह्यूमन किट्स है। तो ह्यूमन किट्स में आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के रिएजेंट्स आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आयरन स्टैंडर्ड और आयरन रिएजेंट्स आपके पास आते हैं ह्यूमन किट्स में। आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए, या आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब विद रैक आपको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको चाहिए डिस्टिल वाटर एज अ ब्लैंक। हमें डिस्टिल वाटर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम एज अ ब्लैंक मतलब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको पाइपट या जस्टर विद टिप्स, या आपके पास पाइपट, इसको जस्टर भी कहा जाता है, जिसमें येलो ब्लू टिप्स हम मोस्टली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उन टिप्स की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो है एपन ड्रॉप ट्यूब, क्लीन एपन ड्रॉप ट्यूब, केविट्स वगैरह। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास केविट्स होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स होते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर की तरह। और ये आपके पास एपन ड्रॉप ट्यूब है जो कि प्लास्टिक वाले होते हैं। ये भी आपके पास प्लास्टिक में भी अवेलेबल होते हैं और ग्लास में भी अवेलेबल होते हैं, केविट्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक मशीन होता है जो कि मोस्टली लाइट बेस पर काम करता है, जिसको बेरमेट ला के बेस पर यह काम करता है। ठीक है, ब्लड सैंपल आपको चाहिए जेल ट्यूब में।
तो ये आपके पास ब्लड सैंपल है जेल ट्यूब में। जेल ट्यूब असल में ऐसा ट्यूब होता है जिसके अंदर जेल होता है, हम इसमें ब्लड डाल देते हैं। जब हम सेंट्रिफिकेशन करते हैं, ये जो जेल नीचे बेसमेंट में होता है, ये डायरेक्ट सेंट्रिफिकेशन के बाद दरमियान में आ जाता है, जो कि सीरम और या रेड पोर्शन यानी ब्लड का जो रेड पोर्शन है वो जुदा कर लेता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें मोस्टली जेल ट्यूब में ब्लड चाहिए। ठीक है, तो ये हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट हम किस तरीके से करते हैं, यानी प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपने 3 टेस्ट ट्यूब लेने होंगे। ठीक है, पहले टेस्ट ट्यूब को आपने बी लेबल करना होगा। लेट सपोज ये आपके पास इसमें ये 3 टेस्ट ट्यूब आप लेट सपोज कंसिडर कर ले, तो पहले ट्यूब को आप बी मतलब बी से लेबल करो, दूसरे ट्यूब को आप एस से। बी आपके पास ब्लैंक होगा, एस आपके पास स्टैंडर्ड होगा, और तीसरे ट्यूब को आप टेस्ट यानी टी वो टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने इसको लेबल कर दिया। फिर आपने क्या करना होगा, फिर इन 3 टेस्ट ट्यूब में आपने सबसे इस पहले ट्यूब में आपने क्या करना होगा, जो बी होगा, बी में आपने सिंपल 50 माइक्रोलीटर पानी डालना होगा। ठीक है, आपके पास बी है, इसमें 50 माइक्रोलीटर पानी डालना होगा, डिस्टल वाटर जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास एस ट्यूब होगा, उसमें आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालना होगा 50 माइक्रोलीटर। तो ये आपके पास एस ट्यूब है, इसमें आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालना होगा। जो थर्ड ट्यूब है जिसको आपने टी का नाम दिया या टेस्ट का नाम, तो उसमें आपने सीरम डालना होगा 50 माइक्रोलीटर। अब ये तीनों आपने डाल दिया ट्यूब में, ये तीनों रिएजेंट्स हर एक ट्यूब में अलग-अलग आपने डाल दिया 50 माइक्रोलीटर। नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, 1 ml आयरन रिएजेंट्स आपने डालना होगा इन तीनों ट्यूब्स में। आयरन रिएजेंट हमारे पास रहते हैं, तो अब 1 ml इन तीनों ट्यूब में आपने आयरन रिएजेंट्स डालना होगा। आपने इसको ज़बरदस्त तरीके से वेल मिक्स अप करना है। ठीक है, जैसे ये मिक्स अप हो गया, फिर आपने इसको 15 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना है रूम टेम्परेचर के लिए। अब ये 15 मिनट के लिए तो ये इंक्यूबेट होगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को भी ऑन कर देना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने इसको 15 मिनट के लिए इंक्यूबेट कर दिया और फिर जब 15 मिनट इंक्यूबेशन इसका हो जाए तो फिर आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऑन कर दिया। ये तरीका ठीक नहीं है। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जब आप ऑन करेंगे ना, तो ये तकरीबन स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा, स्क्रीन पर भी ये शो कर रहा होगा कि ये वार्म अप करेगा। 20 या 15 मिनट ये वार्म अप होने के लिए लेते हैं, मोस्टली 20 मिनट ये वार्म अप होने के लिए लेता है। तो जैसे आपने ट्यूब को इंक्यूबेट कर लिया, तो साथ में इसको भी ऑन कर ले, ताकि ट्यूब और ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसका टाइम चलता रहे, यानी ये वार्म अप भी हो जाएगा, आपका ट्यूब का इंक्यूबेशन का टाइम भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये दोनों आपने मतलब इंक्यूबेट कर लिया और मशीन को ऑन कर लिया 15 मिनट के लिए, फिर आपने क्या करना होगा, नेक्स्ट फिर आपने इन ट्यूब में जो सोल्यूशन होगा वो अपने किवेट्स में शिफ्ट करना होगा। क्योंकि इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जब हम आयरन का लेवल देखेंगे तो हम किवेट्स में इसको डालें, क्योंकि किवेट्स ये जो इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपके पास ये जो मेन एरिया होते हैं, लिड जब आप ऊपर करते हैं, इसमें आपके पास 3 या 4 होल्स होते हैं जिसमें ट्यूब्स नहीं आते, तो इसमें किवेट्स आते हैं। तो आपने फिर क्या करना होगा, आपने इन किवेट्स को भरना होगा। ये 3 रिएजेंट्स है, मतलब इसमें 3 सोल्यूशन है ना, इस टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन अवेलेबल है, तो इन सोल्यूशन को इन 3 किवेट्स में आपने डालना होगा। और इसी तरह जैसे तरह आपने ट्यूब को लेबल किया है, इसको भी आपने लेबल करना होगा। ठीक है, आपने इस किवेट्स को इसके अंदर डाल दिया। इस पहले होल में आप ऐसा काम करें कि ब्लैंक को डाल दें, दूसरे होल में आप स्टैंडर्ड को डाल दें, और तीसरे होल में आपने क्या करना है, तीसरे किवेट मतलब तीसरे होल में आपने टेस्ट किवेट सैंपल को आपने इसमें डाल देना है। डाल दिया, अब आपने क्या करना है, इस लिड को क्लोज अप करना है और मशीन में आपने 623 वेवलेंथ सेट करना है। ठीक है, ये इतने वेवलेंथ से लाइट इसमें पास होगा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बात की कि ये लाइट बेस पर काम करते हैं ये मशीन। ठीक है, तो 623 नैनोमीटर वेवलेंथ पर लाइट इससे पास होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये यहाँ पर इसका एक ख़ास किस्म का बटन होता है जो कि आपने बैक की जानिब यानी पीछे की जानिब इसको पुश करना होगा। जैसे आपने इसको पुश कर लिया तो पहला जो किवेट होगा वो लाइट के सामने आ जाएगा, इससे लाइट पास होगा और डायरेक्ट आपको यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी। जो ब्लैंक ये जो पहला किवेट है ये तो आपके पास ब्लैंक है, तो ब्लैंक का आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब रीडिंग आ जाएगी, उसको आपने नोट कर देना है और फिर आपने इसको दोबारा 0 पर लाना है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये कि आपने ब्लैंक को नेगलेक्ट कर दिया, ब्लैंक को नेगलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसमें सारे ये जो रेस्ट ऑफ द ट्यूब्स है उसमें भी ब्लैंक्स है। ठीक है, फिर आपने क्या करना होगा, ब्लैंक्स का भी आपने नोट कर लिया रीडिंग, फिर आपने इसको एक बार और पीछे की जानिब पुश करना है।
तो आपके पास ये जो दूसरा ट्यूब होगा ये लाइट के सामने आ जाएगा। अब इससे लाइट पास होगा तो आपके पास यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी, स्टैंडर्ड का रीडिंग आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड का रीडिंग भी आपने नोट करना होगा, वैल्यूज़ आपने नोट कर लिया। फिर क्या करना होगा, फिर उसको ये बहुत यानी विद इन अ सेकेंड आपको रिजल्ट दे देता है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर इसको तीसरी दफ़ा फिर पुश करना है बैक साइड। जब आप इसको तीसरी दफ़ा भी बैक साइड पुश करेंगे तो फिर आपके पास जो टेस्ट किट होगा उसमें जिसमें आपने अपना सोल्यूशन डाला है तो उसका रीडिंग आपके पास आ जाए, उसको भी आपने नोट करना होगा। अब आपने सारों का रीडिंग नोट कर लिया, अब आपने क्या कर लिया, सारों का रीडिंग आपने नोट कर लिया। अब जब सारों का रीडिंग आपने नोट कर लिया तो फिर आपने एक फार्मूले के ज़रिए इसमें ऐड करना है, जैसे कि आप फार्मूला देख रहे हैं, ठीक है। जब आप मतलब फार्मूला लगाएंगे तो इसके ज़रिए आपके पास आयरन का वैल्यू आ जाएगा। तो फार्मूला कुछ यूँ कहता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द टेस्ट और एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्टैंडर्ड। जो आपका टेस्ट सोल्यूशन है उसका आपने रीडिंग ऊपर लिखना है और नीचे जो है स्टैंडर्ड का जो रीडिंग आया वो, इन दोनों को डिवाइड करके 100 पर मल्टीप्लाई करना है। जो आपके पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू का क्या होगा, वो वैल्यू आपके पास आयरन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा जो मेल में हमारे पास आयरन होगा वो 59 से 148 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है, और जो फीमेल में होगा वो 37 से 145 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आया है वो एबनॉर्मल वैल्यू है अगर इसके साथ हम कंपेयर कर लें, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास था इसका नॉर्मल रेंज और कैलकुलेशन। अब हम पढ़ते हैं ऐसे मेन कंडीशन या ऐसे वजूहात या ऐसे डिजीज़ जिसकी वजह से आयरन बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें सबसे पहले जो है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब आप खुद सोच लो, जब किसी से हम ब्लड लेते हैं, ठीक है, तो उसके ब्लड में अगर लेट सपोज आयरन बहुत ज़्यादा है तो हमारे ब्लड में भी आयरन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो एक तो ये वजह होता है। नेक्स्ट है हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस से किस तरह होगा, हीमोलाइसिस का मतलब ये है कि रप्चर होना ब्लड सेल्स का, कौन से ब्लड यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल का। अब आरबीसी में ही आपके पास आयरन बहुत ज़्यादा स्टोर होता है। जैसे आरबीसी आपके पास रप्चर होंगे तो ज़्यादा अमाउंट में आपके पास आयरन्स निकलेंगे और इसी तरह आपके पास आयरन का मिकदार बढ़ जाएगा हीमोलाइसिस की वजह से। नेक्स्ट आपके पास है एक्सेसिव पेरेंटल न्यूट्रिशन और डाइटरी कंजम्पशन दैट कंटेन आयरन। अब बाज़-औक़ात क्या होता है, बाज़-औक़ात हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, हम पेरेंटली मतलब पेरिटोनियली हम बॉडी में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में। तो जितना ज़्यादा हम लेंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी में आयरन आएगा। याद रखिएगा, जितना आपके बॉडी में आयरन ज़्यादा होगा तो वो भी आपके लिए टॉक्सिक होगा। लिवर डैमेज हो सकता है, बहुत से प्रॉब्लम्स, किडनी डैमेज हो सकते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स आपके पास क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। या अगर वो प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स जब आप लेंगे जिसमें आयरन मौजूद होगा, तो जैसे कि मिल्क होता है, आपके पास योगर्ट होता है, तो इसमें भी आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप ये लेंगे तो तब भी आपके बॉडी में आयरन का मिकदार ज़्यादा होगा। ये जो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ ये असल में जब आप ज़्यादा लेंगे तब, नॉर्मल अगर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है हीमोक्रोमेटोसिस। अब हीमोक्रोमेटोसिस ये क्या है, ये असल में आपके पास एक ऐसा जेनेटिक डिजीज़ होता है जिसमें आपके पास एक जीन्स इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं HFE जीन्स। HFE जीन्स क्या करता है, वो मोस्टली आपके पास आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए एक मेन रोल अदा करता है। अब ये एक जेनेटिक डिजीज़ होता है, तो जब पेरेंट्स में ये जीन्स अवेलेबल होगा तो वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो ऑफस्प्रिंग होगा अगर उसमें भी ये जीन्स होगा तो ज़ाहिर बात है जब वो कोई खुराक लेगा तो खुराक में लेट सपोज आयरन अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन को एब्जॉर्ब करेगा, जो कि नुकसानदेह है। खुराक में जितना आयरन होगा, बॉडी को जितना चाहिए उतना आयरन उसको एब्जॉर्ब करना होगा, लेकिन इस जीन की मौजूदगी की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन को लेगा। और इसी तरह हीमोक्रोमेटोसिस होगा, जो बॉडी का कलर होगा वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इट मीन्स के बॉडी में आयरन का मिकदार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये डिजीज़, इसकी वजह से भी आयरन का मिकदार ज़्यादा होता है। अब हम पढ़ते हैं वो कंडीशन, वो डिजीज़, वो वजूहात जिसकी वजह से आयरन बॉडी में कम होता है। तो इसमें कैंसर है, HIV, एड्स। अब कैंसर एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है बॉडी में, ठीक है, और HIV या एड्स ये एक ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसमें आपके पास इम्यूनो सेल्स रप्चर्स होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब जब इम्यूनो सेल्स आपके पास ख़त्म हो जाते हैं तो ज़ाहिरी बात है जो RBC होगा वो भी आपके पास आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल भी ख़त्म होता जाता है।
और कैंसर की वजह से आपके पास जब वो ज़्यादा सेल्स आपके पास आते हैं, दूसरे सेल्स आपके पास ज़्यादा होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आरबीसी का लेवल कम हो जाता है। तो इन वजूहात की वजह से आपके बॉडी में आयरन का लेवल भी कम हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एक्यूट क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मोस्टली जॉइंट्स पेन होता है, ठीक है, जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन होता है। एक्यूट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो कि ज़्यादा अरसे के लिए आपके बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है, यानी प्रोटेक्टिव रिस्पांस आपके बॉडी में चलता रहता है। तो इन दो के होने की वजह से भी आयरन का मिकदार कम होता है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट भी ब्लड पर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आयरन का मिकदार कम हो जाता है। किडनी डिजीज़, ज़ाहिर बात है जब किडनी डैमेज नहीं, लेकिन जब किडनी ख़राब होता है तो ज़ाहिर बात है उसकी वजह से भी आयरन बॉडी में कम होता है, क्योंकि यहाँ से ब्लड पास होता है, फिल्ट्रेशन इसकी होती है। तो जाहिर बात है अगर किडनी ख़राब है तो वो आयरन को बहुत ज़्यादा पकड़ेंगे और इसी तरह बॉडी से आयरन बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो ये किडनी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपके ब्लड में आयरन का मिकदार कम हो जाएगा। ब्लड लॉस, आप सब लोगों को पता है कि ब्लड में आयरन का मिकदार होता है, तो जब ब्लड आपके बॉडी से लॉस होगा तो ऑब्वियसली आपके बॉडी में आयरन कम हो जाएगा। लैक ऑफ आयरन इन योर डाइट, हमारे पास कुछ ऐसे डाइट होते हैं जिसमें मोस्टली फिश आता है, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा कम होता है या उसमें आयरन नहीं होता। तो जब आप वो ज़्यादा डाइट खुराक लेंगे जिसमें आयरन कम होता है तो ज़ाहिर बात है आपके बॉडी में आयरन नहीं होगा। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, जब इंटेस्टाइन, तो आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन का एक मेन रोल अदा करता है। जब इंटेस्टाइन ख़राब होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आयरन आपके बॉडी में कम हो जाएगा। प्रेगनेंसी के केस में भी आपके पास ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, ब्लड जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा कम रह जाता है, जिसकी वजह से आयरन की कमी हो जाती है। सो दीज आर द मेन कंडीशन इन विच द आयरन आर गेट लो एंड हाई इन आवर बॉडी, ठीक है। तो आयरन का कम हो जाना या आयरन का ज़्यादा हो जाना, ये दोनों सूरत हाल में आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, ठीक है। तो ये था आपके पास आयरन टेस्ट कम्प्लीटली। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसफरिन या टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के हवाले से। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।